So today we have to study meter bridge experiment. ये आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल भी किया होगा इसका. It consists of a table top. एक बेंच रहेगा, टेबल रहेगा बड़ा. उस टेबल पर कॉपर की स्ट्रिप एल शेप की कॉपर की पट्टी ठोक देंगे हम मजबूत, ताकि कोई स्टूडेंट चोरी न कर सके, है ना. और ये वाली भी कॉपर स्ट्रिप हम टेबल में ठोक देंगे खीला मार मार के, और ये वाली भी कॉपर स्ट्रिप को हम ठोक देंगे मेटल वाली कॉपर स्ट्रिप को टेबल टॉप पर. So these three copper strips, L-shaped and plane, rectangular, it will be attached to the tabletop, and at one end we will have a 1 meter long wire. That's why we call it meter bridge experiment, because we are going to use a wire whose length will be 1 meter. यहाँ इसका रहेगा 0 सेंटीमीटर, इधर रहेगा 1 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर. A scale will be attached to the wire. ये 1 मीटर वायर के बाजू में क्या रहेंगी, एक मीटर टेप रहेगा, टेप रहेगा स्केल, और उस पे रहेंगी रीडिंग्स 99 सेंटीमीटर्स, 98 सेंटीमीटर्स, जो भी है. So readings will be there, and between this point is called point A and this point is called point C. So between points A and C we have a 1 meter long, 100 centimeter long wire, and here we will have a battery of EMF E, a plug key K, and this is a rheostat. What is a rheostat? A rheostat is also called as a variable resistor, and variable resistor has two symbols. वेरिएबल रेजिस्टेंस के दो साइन होते हैं. एक साइन होता है कि रेजिस्टेंस का साइन बताओ, उस पे एरो बना दो. उसका मतलब होता है कि वी कैन चूज 0 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम. सो वी कैन चूज एनी वन रेजिस्टेंस. और दूसरा होता है ये सिंबल, इसका मतलब है 0 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, और उसमें से हम कोई एक ओम चूज कर लेते हैं. तो वेरिएबल रेजिस्टर यानी रेगुलेटर, जैसे सीलिंग फैन का रेगुलेटर होता है. हम रेजिस्टेंस कम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है फैन की, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ता है, करंट बढ़ने से स्पीड फैन की बढ़ जाती है. तो ऐसा ही रियोस्टेट होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है. रेगुलेटर की तरह नहीं दिखता वो, लेकिन रियोस्टेट का काम उस जैसा ही होता है, रेजिस्टेंस को चेंज करना. So we will select a particular resistance and we will allow the electric current to flow through the circuit. This is the positive terminal, and conventional current will flow from positive terminal and the current will come here. Now the current will divide into two branches. Some current will go through this branch A to C. Some current will go from A to C, and some part of the current will go into the copper strip. कॉपर का वायर नहीं यूज कर रहे हम, कॉपर की पट्टी यूज कर रहे हैं, पट्टी, मेटल पट्टी, स्ट्रिप, STRIP स्ट्रिप. Some current will go into the copper strip. It will take a turn, and this current will go into the unknown resistance X. What is X? Unknown resistance. वैसे भी हमको आदत पड़ गई, जो चीज अननोन होती है उसको X बोलने की. मैथ्स में बोलते हैं लेट द वैल्यू बी X, अननोन रही तो, है ना. और उसने विल्हेल्म कॉनराड रॉन्चेन ने कहा था, let these rays be called X rays. Wilhelm Conrad Röntgen 1896, जिसने एक्सरे डिस्कवर किया. तो ये करंट यहाँ आया, अननोन रेजिस्टेंस में करंट गया. देन द करंट वेंट इनटू स्ट्रिप बी. स्ट्रिप बी में करंट डिवाइड होगा. सम करंट विल गो फर्दर इनटू द रेजिस्टेंस बॉक्स. और रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, तो आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल किया है, आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम कोई एक रेजिस्टेंस चूज करते हैं, है ना. हमको चाहिए अगर 10 ओम, तो हम 10 ओम वाली चाबी निकाल लेते हैं. हमको चाहिए 5 ओम, तो हम 5 ओम वाली चाबी निकाल लेते हैं. तो जो रेजिस्टेंस चाहिए वो हम अपने मन से यहाँ चूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पॉइंट बी जो है, इसमें क्या लगा है, तो इसमें लगा है एक गैल्वेनोमीटर.
a sensitive galvanometer. And what is a sensitive galvanometer? Which gives deflection even if there is a very small current. अगर छोटा से छोटा भी करंट आ जाए 0.5 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर उससे भी कम, तो ये डिफ्लेक्शन देगा काटा गैल्वेनोमीटर का। तो अब देखो कंपेयर करो व्हीटस्टोन ब्रिज और इसको, क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमने कल व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। ये पॉइंट को ए नाम दिए थे, इसको नाम सी दिए थे, ये बड़ी भी थी और ये डी थी, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर था लगा हुआ ऐसा। इसका नाम था रेजिस्टेंस R1, इसका नाम था रेजिस्टेंस R2। तो जहाँ ये R1 है उसका नाम X हो गया और R2 का नाम RB हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको नाम Y दे देते, इसको नाम R दे देते, R। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी? R यानी राइट, सीधा हाथ, और LR यानी लेंथ ऑफ द वायर टुवर्ड्स राइट ऑफ द डी पॉइंट। तो ये R1 की जगह X, R2 की जगह R। अब ये क्या है? R3। तो R3 का काम कौन करेगा मालूम है? A से D तक। लेंथ AD will behave as R3, क्योंकि लेंथ AD वायर का रेजिस्टेंस होगा ना कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो AD का रेजिस्टेंस R3 और DC का रेजिस्टेंस R4 का काम करेगा। बात समझ में आवत है? हाँ। और जब गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो फ्लो होता है तो हम कहते हैं नल डिफ्लेक्शन आ गया, और नल डिफ्लेक्शन आ गया तो फिर क्या फॉर्मूला लगता है? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। क्या ये फॉर्मूला अपन ने कल डिराइव किए थे? यस, है ना? तो एक फॉर्मूला कहाँ से आता? कल अपन ने किरचॉफ सेकंड लॉ लगा के डिराइव कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ भी लगाए थे। तो अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं मालूम, जैसे विनीत यू वर एब्सेंट, सागर यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तो यू शुड वॉच दिस लेक्चर, है ना, यस्टरडेज लेक्चर। आप ये देख लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 कहाँ से आया। अब ध्यान से समझो, R1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? X, बोलो यस। R2 की जगह मैं क्या लिखूंगा? R लिखूंगा। और R3 की जगह, आप ध्यान से समझना, R3 की जगह मुझे A से D के बीच के वायर का रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, जिसको मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस AD। और R4 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC, रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC। अब लेकिन ध्यान से समझो मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं एक दूसरी चीज करने जा रहा हूँ जिसका नाम है, कहाँ जगह कहाँ है? तो आप 10 पास है सब लोग? भले कोरोना में थे लेकिन पास है आप लोग। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये तो आपने पढ़े हैं। जितना लंबा वायर है उतना रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, जितना छोटा लेंथ वायर की है उतना रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस, वायर का मोटापन। तो अगर मोटा वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, और अगर बारीक वायर है और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। और फिर ये दोनों को मिला तो क्या होता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या मैं यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा सकता हूँ? R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। तो L यानी रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, A यानी रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Rho is called the resistivity of the material of the conductor. Resistivity does not change on increasing or decreasing the length of the wire. Resistivity does not change on increasing or decreasing the area of cross section. Resistivity depends on the material of the conductor and temperature also. So it depends on material of the conductor. अब ध्यान से समझो, ये R की जगह मैं लिख रहा हूँ रो L अपॉन A। बट किंतु लेकिन परंतु इस एक्सपेरिमेंट में आप प्रिकॉशन क्या लेंगे?
जब आप कॉलेज में प्रैक्टिकल करते रहेंगे और दूसरे कॉलेज के कोई सर या मैम आएंगे और आपको पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, आप बोलेंगे सर आई एम परफॉर्मिंग मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। बोलेंगे ठीक है बेटा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, ऐसा पूछेंगे। तो आप बोलोगे कि एरर विल be committed in calculating the resistance if this wire does not have uniform area of cross section. It should have same thickness everywhere. ऐसा ना हो कि कहीं बारीक वायर है, कहीं मोटा है, कहीं बारीक वायर है, कहीं मोटा वायर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। It should have same area of cross section. तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो ध्यान से समझो, रेजिस्टिविटी ए से डी तक वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी या डी से सी तक, सेम ही रहेगी। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली। तो मटेरियल यहाँ से ए से डी तक कॉपर वायर है, डी से सी तक भी कॉपर वायर है, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। तो आर ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यह हटा देता हूँ, आर ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू, आर ए डी की जगह रेजिस्टिविटी, लेंथ, ए डी की लेंथ को एक्स बोल दूँ, एल एक्स अपॉन एरिया, रो इंटू एल एक्स अपॉन एरिया। और ये आर की जगह उधर आर के ऑपोजिट में यहाँ एक्स अपॉन आर, आर डी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू एल आर अपॉन ए कैंसिल, रो कैंसिल, तो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर। ये कितना अच्छा है, यहाँ रेजिस्टेंसेस फाइंड करना पड़ता था R3 एंड R4 के, इसमें तो रेजिस्टेंस का हट ही गया कॉन्सेप्ट, बस लेंथ गिन लो, LX और LR काम हो गया, और वो भी गिनना नहीं पड़ता ज्यादा टेंशन से। क्यों, स्केल लगी रहती इसके बाजू में, टेप चिपका हुआ रहता, तो क्योंकि टेप चिपका रहता है, स्केल लगी रहती बाजू में, तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको सिर्फ LX और LR गिनना है, और वो भी हमको दिखाई देता है अपने नजर के सामने, जिगर के पास में। और D क्या है, D इज द नल पॉइंट, D को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। एंड तो व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, रेजिस्टेंस कैलकुलेट, अननोन रेजिस्टेंस X कैलकुलेट करने में क्या गलती हो सकती है, X का फॉर्मूला क्या रहेगा, X का फॉर्मूला क्या रहेगा, अननोन रेजिस्टेंस LX अपॉन LR इंटू R, और R हमने अपने मन से चूज किया है, और LX और LR हमको लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहला सोर्स ऑफ एरर है, इफ द वायर इज नॉट यूनिफॉर्म देन द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस विल बी फॉल्टी, डिफेक्ट, रॉन्ग। एंड सेकंड सोर्स ऑफ एरर कहाँ आ सकता है, तो सेकंड सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस आ सकता है, यू हैव टू टैप द जॉकी। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर ये कैसे कनेक्टेड होता, इट इज कनेक्टेड टू द स्टाइलस जॉकी। आजकल वो मोबाइल फोन के साथ डंडी आती है लकड़ी टच करने के लिए, स्टाइलस, वैसे ही स्टाइलस आता है मेटल का बना हुआ, पेंसिल जॉकी, उसको पेंसिल जॉकी बोलते हैं। वो ऊपर से प्लास्टिक का कवर रहता और नीचे कॉपर का रहता है ना, तो we do not have to drag the pencil jockey on the wire, we have to tap, हमको टच करना है उसको। ड्रैग करने से क्या नुकसान होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना रेजिस्टेंस आना चाहिए उससे ज्यादा आ जाएगा, तो हमारा एक्सपेरिमेंट स्पॉइल हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, we will tap the jockey at different points, we will not drag it। दो एरर के दो कॉजेस कौन से हो गए, पहला यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वायर, यहाँ एरर आ सकता है। दूसरा एरर कहाँ आ सकता है, जॉकी को ड्रैग करने से, खींचने से, है ना, टच करना है, दो हो गए। तीसरा एरर कहाँ आ सकता, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, कॉपर वायर जो है, कॉपर का रेजिस्टेंस, इंसुलेटेड कॉपर वायर है ये वाला, तो इसका रेजिस्टेंस कम है, लेकिन कॉपर स्ट्रिप जो है ये इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होता है और कॉपर ऑक्साइड का रेजिस्टेंस अलग होता है, कॉपर ऑक्साइड का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। दिस मेटेलिक स्ट्रिप कॉपर में कम इन कांटेक्ट विद
oxygen, atmospheric oxygen, and it may react with oxygen gas to form copper oxide, और वहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा, और एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा अचानक से, तो ये एरर हो सकता है। तो रीडिंग कहाँ लेना चाहिए? जैसे ये 100 सेंटीमीटर है तो इधर 33 सेंटीमीटर और इधर 66 सेंटीमीटर, तो 33 और 66 सेंटीमीटर के बीच में ही जॉकी को टच करना चाहिए और यहीं पर रीडिंग लाना चाहिए। इस तरह आरबी को सेट करना है। तो किसी को ये समझा? अब टेक्स्ट बुक से पढ़ के सुना देता हूँ, है ना। फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ और अच्छे। मीटर ब्रिज क्या पढ़ के सुनाऊं इसमें? मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। हमको तो मालूम है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होना चाहिए। मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड 1 मीटर इन लेंथ। ए से सी तक वायर कितना रहता है? 1 मीटर। अगर आपको LX मालूम होगा 40 सेंटीमीटर है तो LR कितना रहेगा? 60 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि 40 प्लस 60 मालूम हो जाता है 100 है। So, and 1 meter wire in length stretched on a meter scale which is fixed on a wooden table. The ends of the wire are fixed below two L-shaped metallic strips. ये यहाँ L-shaped metallic strip के नीचे दबाना है वायर को, और इसको भी नीचे दबाना है। अच्छा, एक सोर्स ऑफ एरर और है, कौन सा? तो ये जहाँ ये पट्टी लगी है, जहाँ से वायर चालू है, यहाँ 0 होना चाहिए। नहीं तो क्या होता, कोई कोई लोग का ध्यान नहीं रहता, लैब अटेंडेंट का ध्यान नहीं रहता। बायो लैब वाले आए थे, फिजिक्स लैब में बोले आज का दिन काम कर लो, तो उन्होंने 0 यहाँ से चालू करे, 0 1 2 3, यहाँ से 0 गिनना चाहिए। नहीं, वायर यहाँ से है ना, तो यहाँ से 0 गिनना चाहिए। और समटाइम्स द 0 may not coincide with the exact end of the wire, and 100 also may not coincide with the exact end of the wire. किनारे पे बिल्कुल 100 होना चाहिए, इधर बिल्कुल 0। ये भी एक सोर्स ऑफ एरर। तो 4 सोर्सेज ऑफ एरर बता दिया मैंने मजाक में। तो सी the ends of the wire are fixed below two L-shaped metallic strips. A single metallic strip separates the two L-shaped strips, leaving two gaps. ये सिंगल वाली है, 2 L वालों को अब गैप अलग कर दिया और 2 गैप्स बन रही, लेफ्ट गैप और राइट गैप। Left gap and right gap. Usually an unknown resistance X is connected in the left gap. Generally हम unknown resistance left gap में रखते हैं. And a resistance box is connected in the right gap. Resistance box यहाँ रखेंगे. One terminal of a galvanometer is connected to terminal C on a metallic strip. Oh, textbook ने उल्टा किया है. textbook ने इसको C नाम दिया और इसको B नाम दिया. लेकिन मुझे ये नाम अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपने वो उससे मैच होते ना, अपना गेहूं व्हीट स्टोन उससे मैच होता, तो इसको मैं बी नाम देना पसंद करूंगा। बस ये हो गया। फिर one terminal of galvanometer is connected to terminal B on the central strip, while the other terminal of the galvanometer carries a jockey. Temporary contact with wire AC can be established with the help of jockey. A cell of EMF epsilon, E की जगह epsilon लिखा है टेक्स्ट बुक में, EMF, along with the key and a rheostat are connected between points A and C. A suitable resistance R is selected from the resistance box. The jockey is brought in contact with AC at various points and the null point is obtained. The galvanometer shows no deflection when the jockey is at balance point. जब B और D में से B और D में करंट फ्लो नहीं हो रहा, IG 0, जब IG 0 रहेगा तो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देगा? 0, नल डिफ्लेक्शन, है ना। और बस फिर फॉर्मूला बताया है, तो ये सब तो आपको आता है। सोर्सेज ऑफ एरर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर may not be uniform, the ends of the wire are soldered to the metallic strip where contact resistance is developed which is not taken into account. The measurements of LX and LR may not be accurate. गिनने में गलती कर सकते है ना, ये LX आ रहा 40 सेंटीमीटर, गिनने वाला बोलता 39 दिख रहा मुझे, गिनने वाले की गलती हो सकती है। तो ये सोर्सेज ऑफ एरर है, और एरर को मिनिमाइज करने के लिए 34 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर के बीच में रीडिंग लेना चाहिए, और गलती हुई तो नहीं चेक करने के लिए अननोन को राइट में और रेजिस्टेंस बॉक्स को लेफ्ट में लगा के भी रीडिंग लेना चाहिए। एक रीडिंग कैसी लो, अननोन लेफ्ट में और नॉन राइट में, और एक बार अननोन राइट में और रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ्ट में, ऐसा कनेक्ट करके भी एरर हटाई जा सकती है। और जॉकी को टैप करना है, टच नहीं करना है। एंड व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या काम में आता है?
तो लो रेजिस्टेंस को गिनने के काम में आता है। इससे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी मेजर किया जा सकता है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस भी मेजर किया जा सकता है। अब आप कहोगे कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड इंपेडेंस क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट्स कब आएंगे? तो ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे एसी सर्किट चैप्टर में। वहां मैं समझाऊंगा दीज आर ऑल वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इंडक्शन क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। इंडक्टेंस सॉरी क्या होता है, इंपेडेंस क्या होता है, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कंडेंसर क्या होता है, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। ये सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक से एक, इजी से लेकर खतरनाक सब वाले, है ना। ये लेक्चर क्लोज करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछते।